दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन एरा पर स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंट अफेयर के एक नए सेगमेंट में उपस्थित हैं जिसमें हम कुछ नए करेंट अफेयर्स को देखेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर, जिसमें पहला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के लिए C-295 एयरबस परिवहन विमानों का देश में कहाँ संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, इसका प्लांट कहाँ पे लगाया जा रहा है। तो जो भारतीय वायुसेना के लिए C-295 एयरबस परिवहन विमान है उसका प्लांटेशन यानी कि संयंत्र का स्थापना जहाँ हो रही है वो है बड़ोदरा यानी गुजरात के बड़ोदरा में। भारतीय वायुसेना के लिए C-295 एयरबस परिवहन विमान का संयंत्र स्थापित किया जा रहा है बड़ोदरा गुजरात में। अगला करेंट अफेयर देखते हैं। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में आने वाले जो विदेशी पर्यटक हैं उनकी कुल संख्या कितनी रही है, तो उनकी कुल संख्या लगभग 30 लाख रही है। यानी कि वर्ष 2021 में भारत में जो पर्यटन यात्रा में पर्यटक आए हैं उनकी संख्या लगभग कितनी रही है, 30 लाख रही है। यह आंकड़ा कौन जारी करता है, तो भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय। अब इसमें किस देश के सर्वाधिक लोगों ने 2021 में भारत में यात्रा की, तो सर्वाधिक पर्यटक जिस देश से आए हैं वह देश है बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश से भारत में सर्वाधिक पर्यटक 2021 में आए हैं। तो पर्यटन से भारत को 2021 में कितना जो है विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ है, तो पर्यटन से वर्ष 2021 में विदेशी मुद्रा का जो अर्जन हुआ है वह लगभग 9 अरब डॉलर है। कितना, 9 अरब डॉलर। हाँ, आगे देखते हैं कि चीनी के निर्यात पर सरकार द्वारा प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है। अब यह चीनी के निर्यात पर सरकार द्वारा जो प्रतिबंध बढ़ाया गया है वह कब तक के लिए बढ़ाया है, तो वह जो है 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि चीनी का जो निर्यात है, निर्यात से ज़्यादा भारत में खपत हो रही है। इस कारण से अगर भारत सरकार चीनी का निर्यात करता तो भारत में चीनी की जो मात्रा है वह घट जाती। इस कारण से चीनी की मात्रा को ना घटाने के लिए बल्कि देश में ही इसकी खपत ज़्यादा है, इस कारण से भारत सरकार ने इसके निर्यात पर 31 अक्टूबर 2023 तक प्रतिबंध लगा दिया है। अगला करंट अफेयर देखते हैं दोस्तों। करंट अफेयर क्या है, यह एक जीएसटी का जो क्वेश्चन है, यह एक स्टैटिक जीके है। तो स्टैटिक जीके के तहत इसको आप देख सकते हैं। जीएसटी एक कैसा कर है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, यह इनडायरेक्ट टैक्स है। अक्टूबर 2022 तक देश में जो महारत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है दोस्तों, तो अक्टूबर 2022 तक देश में जो महारत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या 12 हो गई है। कितनी हो गई है, 12। जो हाल फिलहाल में महारत्न कंपनी बनी है वह है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, यानी कि ये रूरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड। यही वह कंपनी है जो 12वीं महारत्न कंपनी बनी है। आप महारत्न कंपनी बनने का क्राइटेरिया क्या है वह मैंने पिछले वीडियो में जो है उसको सारा क्राइटेरिया बता दिया है। आप अगर पीछे वाले वीडियो में जाकर देखेंगे तो सारा मामला स्पष्ट हो जाएगा कि महारत्न कंपनी बनने की जो वो क्राइटेरिया है, जो उसकी वैधता है वह कितना है, क्या है, तो वह हम देख सकेंगे। आगे देखते हैं। वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो वर्ष 2022 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है, भारत की जो रैंकिंग दी गई है 132 देशों में, वह 132 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वह है 40। तो वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 132 देशों में कितना स्थान दिया गया है, यानी कौन सा स्थान दिया गया है, तो वह जो है 40वां स्थान है जो भारत को प्राप्त हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में। अगला देखते हैं। क्रिकेट का एशिया कप जो 2022 में हुआ वह किसने जीता, तो क्रिकेट का एशिया कप पुरुषों वाला श्रीलंका ने जीता। किसने जीता, श्रीलंका ने जीता। और भारतीय महिला वाला जो एशिया कप हुआ
वह भारतीय महिला ने 7वीं बार जीता। किसको हरा करके? बांग्लादेश को हरा करके। आगे देखते हैं। अफ्रीकी देश नामीबिया से जो लाए गए चीते हैं जिनकी संख्या 8 है, अफ्रीकी देश नामीबिया से जो लाए गए चीते हैं जिनकी संख्या 8 है, को भारत के किस पार्क में बसाया गया है? तो अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए जो 8 चीते हैं वह भारत के कूनो राष्ट्रीय पार्क, यानी कूनो राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय पार्क में अफ्रीका से लाए गए चीतों को बसाया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों। छेलो सो जो है गुजराती भाषा की फिल्म है। कौन? छेलो सो गुजराती भाषा की फिल्म है जिसे ऑस्कर 2023 पुरस्कारों के लिए, छेलो सो गुजराती भाषा की फिल्म है, इसे ही ऑस्कर 2023 पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि प्राप्त हुई है। यानी कि छेलो सो को ऑस्कर 2023 में जो है दिखाया जाएगा। आगे देखते हैं। मेहर बाबा प्रतियोगिता। मेहर बाबा प्रतियोगिता यह है क्या? मेहर बाबा प्रतियोगिता का हम उद्देश्य देख लेते हैं। तो जो मेहर बाबा प्रतियोगिता का उद्देश्य है वह यह है कि देसी या ड्रोन उद्योग में तेजी लाना। जैसे प्रश्न आएगा कि मेहर बाबा प्रतियोगिता अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रही यह क्या है, तो यह चार ऑप्शन दे देगा कि यह जो है टेनिस से संबंधित है, या हॉकी से संबंधित है, या यह जो है देसी ड्रोन उद्योग में तेजी लाने से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मेहर बाबा प्रतियोगिता है इसका उद्देश्य है देसी ड्रोन उद्योग में तेजी लाना। क्या? देसी ड्रोन उद्योग में तेजी लाना। इसका शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ 6 अप्रैल 2022 को वायु भवन नई दिल्ली में मेहर बाबा प्रतियोगिता का दूसरा जो संस्करण था उसे लॉन्च किया गया। कब? अप्रैल 2022 में। कहाँ पे? नई दिल्ली में मेहर बाबा प्रतियोगिता का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया। इसे जो है भारतीय वायु सेना के कमोडोर मेहर सिंह के नाम पर प्रारंभ किया गया। किसे? मेहर बाबा प्रतियोगिता को भारतीय वायु सेना के जो कमोडोर है मेहर सिंह के नाम पर प्रारंभ किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। चंडीगढ़ हवाई अड्डा। क्या? चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदल दिया गया है। तो चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम जो बदला गया है उसे किसके नाम पर रखा गया है? तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर उसे शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा गया है। किसके नाम पे? शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा गया है। किसका नाम? चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। बथुकम्मा त्यौहार। बथुकम्मा त्यौहार जब भी इसका सीजन पर्व चलता है तो बथुकम्मा त्यौहार जो है चर्चा में रहता है। तो बथुकम्मा त्यौहार अभी हाल में चर्चा में रहा है। तो यह किस राज्य का त्यौहार है? तो बथुकम्मा जो त्यौहार है यह जो है तेलंगाना का एक त्यौहार है। तो बथुकम्मा का अर्थ क्या है? बथुकम्मा का अर्थ होता है जीवन की देवी। किससे लिया गया इसका अर्थ जो होता है जीवन की देवी। बथुकम्मा मतलब जीवन की देवी। यह पर्व कब मनाया जाता है? तो यह पर्व दशहरा पर मनाया जाता है। बथुकम्मा जो त्यौहार है, बथुकम्मा जो पर्व है तेलंगाना का राज्य वाला पर्व है, तो वह कब मनाया जाता है? तो वह जो है दशहरा पर मनाया जाता है। बथुकम्मा त्यौहार तेलंगाना का है। आगे देखते हैं दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है अंबेडकर परिपथ। अंबेडकर परिपथ से क्वेश्चन डैम श्योर है कि आने वाले कुछ एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। 100% गारंटी ले लो, यह प्रश्न निश्चित तौर पे बनेगा। तो आइए देखते हैं अंबेडकर परिपथ के बारे में। तो अंबेडकर परिपथ किसके लिए बना है? तो अंबेडकर परिपथ जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित जो पंच तीर्थ हैं। डॉक्टर भीमराव किससे, पहली बात तो ये अंबेडकर परिपथ किससे संबंधित है? तो अंबेडकर परिपथ जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। इसमें डॉक्टर भीमराव से संबंधित जो पंच तीर्थ हैं उनको मिला करके एक अंबेडकर परिपथ बनाया जाएगा। क्या? उनको मिला करके एक अंबेडकर परिपथ बनाया जाएगा। अब वो पंच तीर्थ कौन से हैं हम उन्हें 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। तो पंच तीर्थों में जो पहला है जन्मभूमि महू को जन्मभूमि, इनका जन्मभूमि महू रहा है और इनकी शिक्षा भूमि लंदन में हुई है। जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि जो है लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली
और चैत्य भूमि मुंबई। एक बार फिर से पांचों भूमियों को देख लेते हैं कि इनके जो 5 स्थान पे जहाँ इनका कर्म, जन्म, दीक्षा, शिक्षा ये सब रहा है, जहाँ इनका देहावसान हुआ है, ये सारी जहाँ इनकी समाधि स्थल है, ये सारी चीज़ों को मिला करके भारत सरकार के द्वारा अंबेडकर परिपथ बनाया जा रहा है। अब अंबेडकर परिपथ में जो 5 भूमियाँ हैं उसे हम देख लेते हैं कि जन्मभूमि कहाँ है, महू में, शिक्षा भूमि लंदन में, दीक्षा भूमि नागपुर में, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली में, चैत्य भूमि मुंबई में। तो इन 5 स्थानों को मिला करके ही अंबेडकर परिपथ बनाया जाएगा। इन 5 स्थानों को मिला करके अंबेडकर परिपथ बनाया जाएगा। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक उत्खनन में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक उत्खनन में नाथम मेदु, कहाँ पे, नाथम मेदु, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में है। जो भारतीय पुरातत्व एक सर्वेक्षण कर रहा था, सर्वेक्षण के एक उत्खनन में माने कुछ खोद रहा था, तो उसमें से जो नाथम मेदु है, कहाँ का ये स्थल है नाथम मेदु, यह जो है तमिलनाडु से संबंधित है नाथम मेदु। इसी नाथम मेदु में उसने क्या पाया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, उसने हाथ की बनी कुल्हाड़ी, खुरचनी, क्लीवर तथा गड़ासा, ये सारी चीज़ें पाई हैं। और यह कितनी हजार वर्ष पुरानी है, तो यह जो है जितनी भी पुरातत्व सर्वेक्षण ने पाया है, यह 12,000 वर्ष पुराने अवशेष हैं। कितने, 12,000 वर्ष पुराने अवशेष हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो एक उत्खनन हुआ है वह जो है नाथम मेदु तमिलनाडु में हुआ है, जहाँ से हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचनी, क्लीवर तथा गड़ासा जैसे 12,000 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से जिसे सम्मानित किया गया वह जानी मानी अभिनेत्री आशा पारेख जी हैं। तो उन्हें 2022 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आशा पारेख जी को। अगला, भारत का महान्यायवादी जो बने हैं वो हैं आर वेंकट रमनी। भारत का महान्यायवादी आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 30 सितंबर 2022 को, कब, 30 सितंबर 2022 को यूक्रेन के दोनेस्क, लुहांस्क, खेरेसान और जयपोरिजिया ये 4 जो क्षेत्र हैं उसको रूस ने अपने में मिला लिया। ऐसा जो है मिलाने का जो दावा किया, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हस्ताक्षर करके अपने जो है सरकारी दस्तावेज पे इन 4 क्षेत्रों को अपने देश यानी रूस में शामिल होने का ऐलान किया। तो कौन से हैं वो 4 क्षेत्र, दोनेस्क, लुहांस्क, खेरेसान और जयपोरिजिया जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है। कहाँ का, यूक्रेन का है। अब इस पे जो अधिकार हो गया रूस का हो गया। प्रचंड क्या है, प्रश्न बनेगा कि प्रचंड क्या है, तो प्रचंड एक युद्धक हेलीकॉप्टर है, यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। प्रचंड क्या है, एक युद्धक हेलीकॉप्टर है। इसे हॉल ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न देखते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति, के चंद्रशेखर राव की जो पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति का नया नाम बनाया गया है। तो तेलंगाना राष्ट्र समिति का जो नया नाम है वह है भारत राष्ट्र समिति। क्या, भारत राष्ट्र समिति। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदल करके क्या रखा गया, भारत राष्ट्र समिति रखा गया। यह किसकी पार्टी थी, तो यह के चंद्रशेखर राव की पार्टी थी तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसका नाम बदल करके भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कल्याणी MP4 क्या है, क्या, कल्याणी MP4 क्या है। इसी तरह से प्रश्न बनेगा। तो कल्याणी MP4 जो है वह है त्वरित प्रतिक्रिया वाला भारी युद्धक वाहन। कल्याणी MP4 क्या है, यह त्वरित प्रतिक्रिया वाला भारी युद्धक वाहन है, कल्याणी MP4। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा, विश्व की जो सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा कब की गई,
तो विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 29 अक्टूबर 2022 को, कब? 29 अक्टूबर 2022 को नाथ द्वारा राजस्थान में की गई। कहाँ पे? नाथ द्वारा राजस्थान में की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, फसल सीजन 2021-22, फसल सीजन 2021-22 में भारत में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो फसल सीजन 2021-22 में भारत में जो बागवानी फसलों का कुल उत्पादन है वह 342, कितना? 342 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। कितना अनुमानित किया गया है? 342 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। फसल सीजन 2021-22 में भारत में जो बागवानी फसलों का कुल उत्पादन है वह कितना अनुमानित किया गया है? तो वह 342 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हैलोवीन समारोह अभी हाल फिलहाल में बहुत ही चर्चा में रहा है। जब यहाँ पे मोरबी जिले का जब केबल पुल गिर गया था तो उसी दौरान यह भी चर्चा में रहा है। क्या है ये? हैलोवीन समारोह के दौरान 29 अक्टूबर 2022 को भगदड़ मच गई। जो कि हैलोवीन समारोह कहाँ का है? तो हैलोवीन समारोह दक्षिण कोरिया का है। तो हैलोवीन समारोह के दौरान क्या हुआ कि 29 अक्टूबर 2022 को मची भगदड़ में सियोल यानी दक्षिण कोरिया में 150 से अधिक लोग मारे गए। किस समारोह में 150 से अधिक लोग मारे गए? तो हैलोवीन समारोह में। प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि कितने लोग मारे गए, बल्कि प्रश्न ये पूछेगा कि हैलोवीन समारोह अभी हाल फिलहाल में चर्चा का विषय बना है, वह किस देश में मनाया जाने वाला समारोह है? तो हैलोवीन समारोह सियोल यानी कि दक्षिण कोरिया में मनाया जाने वाला एक समारोह है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सौरव गांगुली के स्थान पर बीसीसीआई अध्यक्ष, सौरव गांगुली पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, अभी सौरव गांगुली जो है बीसीसीआई अध्यक्ष से हटे हैं, जिनके स्थान पर रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया है। किसे? रोजर बिन्नी ने किसका स्थान लिया है बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर? तो रोजर बिन्नी ने सौरव गांगुली का स्थान लिया है बीसीसीआई के अध्यक्ष के पद पर। अगला प्रश्न देखते हैं, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, क्या? मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस किस सरकार द्वारा, किस राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया मिशन है? तो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है गुजरात में लॉन्च किया गया मिशन है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिशन डेफ स्पेस, मिशन डेफ स्पेस क्या है? तो मिशन डेफ स्पेस जो है पीएम मोदी द्वारा अक्टूबर 2022 में गुजरात में लॉन्च किया गया। क्या? मिशन जो डेफ स्पेस है, डेफ का मतलब होता है डिफेंस, स्पेस माने अंतरिक्ष, यानी कि यह जो संबंधित है या अंतरिक्ष के सुरक्षा या फिर रक्षा से संबंधित है। अब इसमें आगे देखते हैं कि मिशन डेफ स्पेस की जो शुरुआत की गई वह अक्टूबर 2022 में, इसकी शुरुआत गुजरात में किया गया पीएम मोदी द्वारा। अगला क्या है इसी में, यह उद्योग और स्टार्टअप्स के माध्यम से, मिशन जो डेफ स्पेस है यह क्या करेगा? तो यह उद्योग और स्टार्टअप्स के माध्यम से अंतरिक्ष के क्षेत्र में, कहाँ पे देखिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में रक्षा सेनाओं के लिए, क्या? अंतरिक्ष के क्षेत्र में रक्षा सेनाओं के लिए नए समाधान खोजने का एक पहल है। क्या है? नए समाधान खोजने का एक पहल है। फिर से देख लेते हैं, मिशन डेफ स्पेस पीएम मोदी द्वारा अक्टूबर 2022 में गुजरात में चालू किया गया, यानी कि लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है मिशन डेफ स्पेस का? तो मिशन डेफ स्पेस का जो उद्देश्य है वह यह है कि उद्योग और स्टार्टअप्स के माध्यम से अंतरिक्ष के क्षेत्र में, कहाँ पे? अंतरिक्ष के क्षेत्र में रक्षा सेनाओं के लिए नए समाधान खोजने की एक पहल है। अगला देखते हैं, अभी हाल फिलहाल में दोस्तों यह बहुत ही चर्चा का विषय रहा है, प्लेन लैंग्वेज बिल, प्लेन लैंग्वेज बिल, सादा भाषा विधेयक। यह जो है क्या है, यह सादा भाषा विधेयक क्या है? यह पहली बात तो न्यूजीलैंड द्वारा पारित एक विधेयक है, प्लेन लैंग्वेज बिल। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि इसे अधिक समावेशी, इससे यानी प्लेन लैंग्वेज बिल से देश को अधिक समावेशी बनाना है, जिसमें लोकतंत्र का के समावेशन, लोकतंत्र में सबका समावेशन हो। तो कैसे होगा, मतलब इसका समझ में नहीं आया। तो प्लेन लैंग्वेज बिल क्या करेगा? या उनकी मदद करेगा जो अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं और कम पढ़े लिखे हैं और विकलांग हैं, ऐसे लोगों के लिए यह प्लेन लैंग्वेज बिल न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा
लाया गया है, जिसका उद्देश्य है कि अधिक समावेशी लोकतंत्र बनाना। क्या? अधिक समावेशी लोकतंत्र बनाना प्लेन लैंग्वेज बिल का उद्देश्य है। इसमें क्या की जाएगी? इसमें जो है, जो लोग अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं तथा विकलांग और इसके अलावा जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए यह प्लेन लैंग्वेज बिल लाया गया है ताकि अधिक समावेशी लोकतंत्र बन सके। आगे देखते हैं दोस्तों, अभी क्या है कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज जारी की गई, जिसमें भारत के 3 शहरों को इसके अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। यह जो है यूनेस्को के द्वारा लागू किया गया है। जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज है, यूनेस्को के द्वारा चलाया गया है, जिसमें भारत के 3 शहरों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं वो? तो भारत के जो शहर है थिरुसूर, नीलाम्बूर। कौन से? थिरुसूर और नीलाम्बूर। ये दोनों जो है केरल से संबंधित है शहर, थिरुसूर और नीलाम्बूर। और जो तीसरा शहर है वह है वारंगल। वारंगल किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना राज्य से। भारत के ये 3 शहर हैं, कौन से? थिरुसूर केरल, नीलाम्बूर केरल और वारंगल तेलंगाना से संबंधित है। इन तीनों शहरों को ही ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की सूची में शामिल किया गया है। प्रश्न बड़ा इम्पॉर्टेंट है, या इससे संबंधित 1-2 प्रश्न, एक प्रश्न निश्चित तौर पे हम आने वाली परीक्षाओं में सोच सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी गुंजाइश है। आगे देखते हैं, महाकाल लोक कॉरिडोर। महाकाल लोक कॉरिडोर जो है कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो यह जो है उज्जैन में विकसित किया जा रहा है। क्या? महाकाल लोक कॉरिडोर कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो महाकाल लोक कॉरिडोर जो है उज्जैन में विकसित किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेल में विजेता टीम की जो राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी है, विजेता टीम की जो राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी है 36वें खेल के अंतर्गत, उस ट्रॉफी को किसे दिया गया? तो उस ट्रॉफी को जो है सेना को दिया गया। क्यों? क्योंकि सेना ही 36वें राष्ट्रीय खेल में ऐसी टीम बनकर उभरी है जो कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही पदक तालिका में पहले स्थान पर विराजमान है। तो दोस्तों, ये रहा आज का करेंट अफेयर। फिर एक नए सेगमेंट के साथ मिलेंगे और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।